नमस्कार, गोल्ड स्पॉट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आज बात करेंगे कि जो डेट फंड्स को लेकर, इंडेक्सेशन को लेकर यहां पर बातचीत हो रही है, उसका कितना असर हम यहां पर गोल्ड बॉन्ड्स, ईटीएफ्स या गोल्ड म्यूचुअल फंड्स पर आता हुआ देख सकते हैं। साथ ही बात करेंगे बेस मेटल्स में, जहां पर हमने कुछ गिरावट के बाद अब यहां पर बाइंग अपॉर्चुनिटीज बनते हुए देखी हैं। कैसे बनाएं स्ट्रैटेजीज, उस पर भी करेंगे चर्चा। और मसालों में तेजी जारी है, यहां पर चाहे धनिया हो या जीरा, हमने अच्छी खासी तेजी अब तक मार्च के महीने में आते हुए देखी है। कैसी रह सकती है मार्च की क्लोजिंग, अप्रैल के लिए क्या स्ट्रैटेजीज बनाएं, ये भी बताएंगे आपको। हमारे साथ जुड़ चुके हैं एसएमसी ग्लोबल की वंदना भारती, वेंचुरा सिक्योरिटीज के एनएस रामास्वामी, साथ ही जो लेटेस्ट फाइनेंस बिल को लेकर अमेंडमेंट्स की बात की जा रही है डेट फंड्स के लिए, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ बीएन वैद्या एंड एसोसिएट्स के भार्गव वैद्या हैं। हमारे साथ अमर अग्रवाल फूड इंडिया के डायरेक्टर अंकित अग्रवाल भी हैं। सबसे पहले भार्गव जी, आपसे यहाँ पर चर्चा करना चाहेंगे, अगर आपको समय मिला, डिटेल में आपने इसे पढ़ा है, तो किस तरह का इम्पैक्ट आप यहाँ पर फिलहाल गोल्ड फंड्स पे आता हुआ देखते हैं इसका? उस पे एक डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा कि इंडेक्सेशन का, बिकॉज दे आर क्लासिफाइड एज डेट फंड्स। उस पे आप सीटीटी नहीं भरते हैं तो क्लासिफिकेशन एज डेट फंड्स है, तो उस पे एक इम्पैक्ट आएगा। तो वो जो एक बेनिफिट है वो थोड़ा चला जाएगा। तो भी मैं हर टाइम ये कहता हूँ कि जब तक फाइनेंस बिल पास नहीं होता इन इट्स फाइनल फॉर्म, हमको वेट करना चाहिए। बट एज ऑन दिस मिनट, जिस तरह से अमेंडमेंट प्रपोज है, डेट फंड्स में बेनिफिट चला जाएगा, यानी गोल्ड फंड्स जो क्लासिफाई होते हैं डेट फंड्स ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, उसमें ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। सोवरिन बॉन्ड के लिए एक अलग व्यू है। आई विल नॉट से कि वो क्लासिफाई होता है एक डेट फंड के लिए। मेरा सवाल आपसे वही था, सोवरिन गोल्ड बॉन्ड्स को फिलहाल आप कैसे देखते हैं यहाँ पर? ये एक अदर एसेट की तरह देख रहा हूँ। और जिसको एक स्पेसिफिक बेनिफिट दिए गए हैं और उसमें मैच्योरिटी पे तो एग्जाम्पशन है ही। और जो इंटेंशन ऑफ द एक्ट था वाज दैट इट इज पार विद बुलियन। तो मेरा इंटरप्रिटेशन आज की तारीख में द प्रेजेंट प्रपोज्ड अमेंडमेंट भी यही है कि सोवरिन गोल्ड बॉन्ड विल नॉट बी कवर्ड मीन्स उसका इंडेक्सेशन आपको मिलेगा। ओके तो यानी क्षितिज महाजन भी इनफैक्ट हमारे साथ अब मौजूद हैं, जो कि मैनेजिंग पार्टनर हैं कंप्लीट सर्कल वेल्थ सोल्यूशन के। उनका भी व्यू ले लेते हैं। क्षितिज नमस्कार, आप कैसे देखते हैं जो ये सर्कुलर नया आया है फाइनेंस बिल में, जो अमेंडमेंट्स पास की गई हैं? जैसे मिस्टर भार्गव भी कह रहे थे कि गोल्ड फंड्स या फिर गोल्ड ईटीएफ यानी जो डेट प्रोडक्ट्स हैं उन पर तो इम्पैक्ट होगा, लेकिन जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स हैं वो शायद इससे इम्पैक्टेड नहीं होंगे। आप कैसे देखते हैं इस डेवलपमेंट को इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से, और फ्लोज पर क्या असर आप गोइंग फॉरवर्ड देखते हैं? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ब्रेक डाउन दिस सर्कुलर। उन्होंने क्लियर कट कहा है कि एनी इंस्ट्रूमेंट जिसके अंदर 35% से लेस इक्विटी एलोकेशन है इज क्वालिफाई फॉर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नाउ। सो ऑल द फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट डेट फंड हैं या फिर फंड ऑफ फंड उन्होंने स्पेशली मेंशन किया है। जब गोल्ड फंड जो आपका होता है म्यूचुअल फंड का, उसका अंडरलाइंग ईटीएफ होता है, तो वो फंड ऑफ फंड होता है। गोल्ड फंड अपने आप बाय नहीं करता है गोल्ड, वो एक ईटीएफ बाय करता है और उसके अंदर आपका गोल्ड बाय होता है। तो गोल्ड फंड क्वालिफाई हुआ है जिसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका चला गया है, वो शॉर्ट टर्म मतलब एज पर टैक्स स्लैब। मान लीजिए मेरा 10% टैक्स स्लैब है, जब भी मैच्योरिटी होगी उस फंड की तो मेरे को 10% के हिसाब से गेन पे टैक्स देना पड़ेगा। दीपाली आपका 20 है 30 है, या जिसका 20 है उस हिसाब से आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो गोल्ड फंड जो है, जो म्यूचुअल फंड रूट के थ्रू लोग इन्वेस्ट करते थे, एक सिप कर देते थे 5-5 10 हज़ार की, वो एक हाई टैक्स ब्रैकेट के लिए वो थोड़ा कम लुक्रेटिव रह गया है प्रोपोजिशन। बट येस, मैं जितने भी दर्शक ये देख रहे हैं या सुन रहे हैं उनके लिए बोलूंगा, अगले 6 दिन की एक विंडो है आपके पास, क्योंकि जो भी चीज 31 मार्च तक आप इन्वेस्ट करेंगे वो आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट भी देगी और आपको 4 इंडेक्सेशन मिल जाएंगे अगर 3 साल होल्ड करेंगे, तो उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। सॉवरेन गोल्ड फंड जो दीपाली है वो एक अलग कैटेगरी है, बास्केट है आपकी, और उसमें आपको 2.5% का कूपन भी मिलता है और 5 साल के बाद आप ओपन मार्केट में आप बेचते हैं तो आपको टैक्स फ्री मिलता है। तो वो कैटेगरी और बढ़ेगी अब आगे आने वाले टाइम में, जहाँ पे आपके काफी क्लाइंट जो अब सॉवरेन गोल्ड फंड की तरफ जाएंगे, बिकॉज वहाँ पे कूपन भी गारंटेड है। एट द सेम टाइम अगर आप 7 साल के बाद तो आपका टैक्स फ्री है, पर 5 साल के बाद ट्रेड भी करते हैं तो भी आपको टैक्स फ्री जो भी आपका उसका प्रोसीड्स मिलती हैं। तो वो कैटेगरी अब ज्यादा इंक्रीज करेगी गोल्ड फंड ऑफ फंड म्यूचुअल फंड से, बिकॉज
टैक्स एडवांटेज भी है। अब देखिए, आपने गोल्ड लिया है और उसके आपने गोल्ड के हिसाब से अपनी प्लानिंग करी है कि इतना गोल्ड कितने अमाउंट का चाहिए होगा, और जब मेच्योरिटी में आपको उसमें 30% टैक्स देना पड़ रहा है, तो इट्स लाइक आप उसके उसके मतलब उसको अपने फिजिकल गोल्ड में भी रखें तो आपको कोई बेनिफिट नहीं रहा है वेज म्यूचुअल फंड गोल्ड फंड के, तो वो बेनिफिट चला गया है टू सम एक्सटेंट। सो समहाउ गोल्ड फंड में आप एज ए हेज जो इन्वेस्ट करते थे वो अब शायद उतना लुक्रेटिव नहीं रहेगा। अब अमेंडमेंट पास होगा तो ये चीज क्लियर है कि एज पर टैक्स स्लैब रहेगा। जिन लोगों का टैक्स स्लैब नहीं है या टैक्स स्लैब कम है उनके लिए आज भी वो चीज उतनी लुक्रेटिव है। बट यस, ये नई डेवलपमेंट है। क्षितिज, जो प्योर गोल्ड फंड्स हैं, जो म्यूचुअल फंड्स नहीं है जहां पे 35% का इक्विटीज सेंस बनता ही नहीं है, जो प्योर गोल्ड फंड्स हैं उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट देखते हैं, या आपको लगता है कि वो यहाँ पे एक्सक्लूडेड है? नो 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 नो, वो भी एक्सक्लूडेड नहीं है। बिल्कुल एक्सक्लूडेड नहीं है। प्योर गोल्ड फंड हो या हाइब्रिड मॉडल में हो, यहाँ पे कोई भी एक्सक्लूडेड नहीं है। यहाँ पे उन पे भी ये बेनिफिट जो है वो वापस लिया जा रहा है। जो टैक्स का बेनिफिट उनको मिलता था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का, 20% इंडेक्सेशन का मिलता था, वो वापस लिया जा रहा है 1 अप्रैल से। तो उन पे भी एज पर टैक्स स्लैब, एज पर योर इनकम स्लैब आपको टैक्स देना पड़ेगा 1 अप्रैल ऑनवर्ड। सो वो भी एक इस हिस्से का पार्ट है जहाँ पे एक्सक्लूजन नहीं है, उनको भी इस स्लैब में ले लिया गया है। ऑलराइट, भार्गव जी, ये सवाल आपसे है। तो क्लियरली सभी कुछ यहाँ पर इंक्लूडेड है एक्सेप्ट सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, जैसे आपने भी यहाँ पर कहा। कितना मूवमेंट फिर हम यहाँ पर होता हुआ देखेंगे? क्लियरली जो एक बेनिफिट था फिक्स्ड इनकम एसेट की तरफ से यहाँ पर गोल्ड में, वो अब थोड़ा सा बाजार हटता हुआ दिखता है। SGB हम कहते ही रहे हैं कि एक बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है अगर आप एक लॉन्ग टर्म यहाँ पर इन्वेस्टमेंट गोल्ड में देख रहे हैं। अगर हम नंबर्स के हिसाब से मूवमेंट यहाँ पर देखें, कितना गोल्ड एज ऑफ नाउ म्यूचुअल फंड्स, फंड ऑन फंड्स, ETFs में जो इन्वेस्ट होता है, कितना आपको लगता है कि वो इम्पैक्ट होगा आगे जाकर? देखिए, जो इम्पैक्ट है, जो टैक्सेशन या जो नॉर्मल इन्वेस्टर्स है वो सोवरेन गोल्ड फंड में ज्यादा जाएंगे। बाकी जो लर्नेड इन्वेस्टर है या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है उनको तो ये इम्पैक्ट इतना नहीं करेगा। खाली HNIs के लिए एक फर्क पड़ेगा, तो भी इतना मुझे नहीं लगता। यस, इट इज अ सैड न्यू कि ये एक गोल्ड फंड ऑफ गोल्ड फंड एंड फंड्स या कोई भी एक स्ट्रक्चर प्रोडक्ट के लिए काफी इम्पैक्ट पड़ेगा, मगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टरमेंट के लिए या बिजनेस इन्वेस्टर के लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप बोलेंगे फ्लोज 20-30% कम होंगे, वो मेरा इनिशियल एस्टिमेट है, बिकॉज आपने ये स्पेसिफिकली पूछा है, तो वो रहेगा। बट हम हर एक टाइम आपके प्रोग्राम में और दूसरी सभी के चैनल के प्रोग्राम में एक ही चीज कह रहे हैं, सभी लोग कह रहे हैं कि इंडिया के माहौल में सोवरेन गोल्ड बॉन्ड इज द बेस्ट प्रोडक्ट अगर आपका इन्वेस्टमेंट जो कैप है उसके अंदर है तो 4 किलो। क्षितिज, आपको भी लगता है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड अब बेस्ट सोर्स रहेगा, बेस्ट चॉइस रहेगी गोल्ड में इन्वेस्टमेंट के लिए? देखिए, वॉल्यूम वाइज आई एम श्योर वो सबसे अच्छा रहेगा। सबसे पहले तो फिजिकल गोल्ड है हमारे देश में, देखिए फिजिकल गोल्ड की डिमांड बहुत है। सेकंड सोवरेन गोल्ड फंड रहेगा। बट देखिए, हमारे पास ना रिटेल पार्टिसिपेशन अभी ज्यादा है नहीं है, तो गोल्ड बॉन्ड जो फंड्स है, म्यूचुअल फंड है, फंड ऑफ फंड है, वो बहुत अच्छा करेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे। फॉर द टाइमिंग यस, फ्लोज आपके थोड़े कम होंगे, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दे विल कीप ऑन डूइंग वेल। सो आप एक चीज समझिए कि दैट एक आपका 1 लाख तक का कैपिटल गेन हर साल एग्जेम्प्टेड है, तो काफी लोग उसको इस एग्जेम्पशन में भी ले लेंगे कि दैट हम कैपिटल गेन अगर होता भी है हम वो बुक करें, हर साल बुक करें आपका। सो टू सम एक्सटेंट मुझे ऐसा लगता है कि दैट रिटेल पार्टिसिपेशन जो है वो उसमें जो बढ़ ही रहा है वो बढ़ता रहेगा अगर उसे प्रॉपरली एडवाइजर एडवाइज करेंगे। बट येस, कहीं ना कहीं बड़ा पैसा जो आता था गोल्ड बॉन्ड फंड में वो वहां ना आके सॉवरेन गोल्ड फंड में जाएगा बिकॉज दिवाली 30% टैक्स अपने आप में एक बड़ी चीज है, एक बड़ा अमाउंट होता है जब आप 30% टैक्स की बात करते हैं, और वहां पे आपको एक विजिबिलिटी है, 2.5% का कूपन तो आ ही रहा है साथ में आपको पता है कि 7 साल के बाद कोई टैक्स देना नहीं है आपको। सो टू सम एक्सटेंट फिजिकल गोल्ड के बाद सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड फंड जो है वो एक बहुत बड़ा एक कॉपस इकट्ठा करेगा। जिस तरह से टैक्सेस आ रहे हैं, भार्गव जी, ये सवाल आपसे है। मार्केट्स को इनिशियल रिएक्शंस ये निकल के आए हैं कि ज़्यादा पैसा भी यहाँ पर शायद FDs में जाएगा, कैश में जाएगा और SGBs में जाता हुआ नजर आएगा। जस्ट फॉर द क्लैरिटी व्यूअर्स के हिसाब से अगर हम सिर्फ गोल्ड की भी यहाँ पर बात करें तो हम ये जानते हैं कि 80-85% हमारे देश में गोल्ड फिजिकल में लिया जाता है, शायद वो नंबर उससे भी ज़्यादा है। अगर बाकी कैटेगराइजेशन हम यहाँ पर करने की कोशिश करें, फिर वो चाहे ETFs है, म्यूचुअल फंड्स है, डिजिटल गोल्ड है, SGBs वगैरह है, कैसे देखते हैं आप एक अप्रोक्सीमेट परसेंटेज इन्वेस्टमेंट्स इन सब विकल्पों में?
देखिए, अगर आप एसजीपी को ऑन टैप कर दें एंड टिकट साइज थोड़ी स्मॉल घटा दे तो एससीबी में परसेंटेज बढ़ता जाएगा, जो अभी काफी कम है। मगर जो आपने एक करेक्ट फिगर बोला है कि फिजिकल में 85% ऑलमोस्ट जा रहा है कि रादर लिटिल बिट मोर, तो वही रहेगा। उसे चेंज होने के लिए आपको 5 साल से ज्यादा लगेंगे। इंडिया में जो लाइकिंग है उसको टाइम लगेगा, बट इसमें एक ही चीज थोड़ी फर्क होएगी कि जो ऑलरेडी पेपर गोल्ड में जा रहा है उसमें से थोड़ा परसेंटेज म्यूचुअल फंड का ट्रांसफर होके उनकी फ्लो 10-20% ट्रांसफर होके सोवरिन में जाएगा। और जो गोल्ड फिजिकल का परसेंटेज है, आप समझ ऐसा एस्टिमेट कर लीजिए कि हर साल 1 या 2% कम होके पेपर प्रोडक्ट्स में ज्यादा जाएगा, बिकॉज उसका एडवांटेज और इजी हैंडलिंग अभी सब लोग अलॉन्ग विद एजुकेशन समझ रहे हैं। तो आप मूवमेंट पूछे, सोवरिन बॉन्ड विल इंक्रीज eating into the share of gold bonds and gold mutual funds, other mutual type of fund, और फिजिकल का परसेंटेज हर एक साल 1% या 2% से कम होगा, जिसका 80% शेयर जाएगा सोवरिन गोल्ड बॉन्ड को और बाकी का गोल्ड म्यूचुअल फंड को। ओके, चलिए शुक्रिया मिस्टर भार्गव और क्षितिज, आप दोनों का ही इस डेवलपमेंट पर अपने व्यूज़ देने के लिए और हमारे व्यूअर्स को बताने के लिए कि इसके मायने क्या हैं या फिर उनकी इन्वेस्टमेंट्स पर क्या इम्पैक्ट होगा। लेकिन जैसे कि मिस्टर भार्गव क्षितिज दोनों ने कहा, 1 अप्रैल से पहले अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप फ़ायदा उठा पाएंगे इंडेक्सेशन का। उसके बाद आपको नए नॉर्म्स के हिसाब से ही इम्प्लाई करना होगा उसे लागू होने के बाद। लेकिन फोकस अब स्ट्रैटेजीज पर भी कर लेते। वंदना भारती और NS रामास्वामी हमारे साथ मौजूद हैं। रामास्वामी जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो गोल्ड पर ही आपके कमेंट्स। कल हमने एक रिकवरी देखी, आज वापस प्राइसेस थोड़े हल्के हैं लेकिन फिर भी 59,500 के आसपास ही ट्रेड कर रहे हैं। क्या व्यू है इन लेवल्स और क्या स्ट्रैटेजीज आपकी? ट्रेंड जो है अभी भी बरकरार है। इट इज अपियरिंग ऑन द अपसाइड ओनली, ट्रेंड इज अप फॉर गोल्ड। और हमें लग रहा है कि रुपी टर्म्स में यदि हम देखेंगे कि 59,995 तक ये ट्रेंड जाने की संभावना है। और रही पॉइंट ऑफ रिवर्सल, यदि हम देखें आपकी करंट बॉक्स से, यदि पॉइंट ऑफ रिवर्सल देखना चाहेंगे तो 59,200 एक पॉइंट ऑफ रिवर्सल है। तो वहां तक जब तक वो 59,200 को ब्रेक नहीं करेगा डाउनसाइड में, हमें लगता है द अपसाइड ट्रेंड कैन टेक इट टू 59,995। और यदि हम डॉलर कॉमेक्स में कंपेयर करके देखें तो लगभग द फर्स्ट स्टॉप फॉर गोल्ड इज लाइकली टू बी एट 2010। तो 2010 डॉलर कॉमेक्स में जो है पर आउंस इज वन फर्स्ट स्टॉप विच कैन हैपन फॉर गोल्ड। एंड लगभग सारे हेज फंड्स एंड अदर्स आर ऑलरेडी प्रेडिक्टिंग 2024 के लिए तो शायद अगले साल के लिए 2050 तक की एक एवरेज प्राइस होने की संभावना है। तो ऑल दिस इज बेसिकली अभी शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म में फियर इज द एक्चुअल ट्रिगर इन द एंटायर मार्केट फॉर बुलियन। तो किस तरह बैंकिंग क्राइसिस को हैंडल किया जा सकता है यूएस में, फेड में, और किस तरह का वो पिवेटिंग कितने जल्दी स्टार्ट करने की, जो फ्यूचर्स जो बेटिंग लगा रहे हैं गोल्ड में, वो यही सोच के लगा रहे हैं कि अब इंटरेस्ट रेट्स वेरी सून इट विल बी स्टॉप्ड एंड पिवेटिंग विल स्टार्ट। तो यही उम्मीद में गोल्ड अभी ऊपर जा रही है। ओके, चलिए तो ये व्यू रहा गोल्ड पर और स्ट्रैटेजीज भी आपकी स्क्रीन पर। क्लोजर टू 60,000 के टारगेट्स, 200 का एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं। चलिए रुकना इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर कुछ और स्ट्रैटेजीज पर करेंगे बातचीत, साथ ही फोकस रहेगा स्पाइसेस पर भी। जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंडअप, फोकस करते हैं स्ट्रैटेजीज पर। वंदना भारती, NS रामास्वामी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का वापस से स्वागत। रामास्वामी जी, पहले तो क्रूड पर आपके कमेंट्स। ब्रेंट $76 के आसपास, M6 पर 5800 के नीचे हैं प्राइसेस और हमने यूएस में भी इन्वेंट्रीज बढ़ते हुए देखी हैं। क्या व्यू है इन लेवल्स और क्या करना चाहिए? कि इंट्रा डे के लिए यदि हम देखें शॉर्ट टर्म में ट्रेंड थोड़ा बहुत डाउनसाइड में है। यदि हम अपसाइड की जो फंडामेंटल फैक्टर सपोर्ट देखते हैं तो सिर्फ 5,840 के ऊपर जाते हुए यदि MCX काउंटर पे चले तो शायद इसमें रिवर्सल हो सकती है। तब तक हमें लग रहा है कि डाउनसाइड की एक्सपेक्टेशन है फिलहाल, और 5,650 तक की जाने की संभावना है। तो ये तो बात हुई कच्चे तेल की, जहां पर प्रेशर बरकरार रह सकता है। लेकिन बात अब यहाँ पर मेटल्स की कर लेते हैं। और वंदना, कैसे देखती हैं आप ये सेक्टर? बिकॉज कॉपर के अलावा बाकी मेटल्स इस हफ्ते में नेगेटिव में क्लोजिंग दे रहे हैं।
जी मनीषा, उन्होंने इग्नोर किया है। यहाँ पे डॉलर इंडेक्स में लगातार एक फॉल देखा है, इसके बाद भी हम लोगों ने एक अपसाइड आता हुआ नहीं देखा है। कॉपर में मुझे लग रहा है कि जो अपसाइड है यहाँ पे बिल्कुल इंटैक्ट रहेगा, और जो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है वहां पे अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट में बाइंग फिर से कंटिन्यू रह सकती है। 776 के करीब यहाँ पे बाइंग होगी, 782 तक के टारगेट्स आ सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 773 का। लेकिन एल्यूमिनियम में देखा जाए तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक छोटा सा रिवर्सल आता हुआ हम देख सकते हैं। हालांकि क्रूड ऑयल में भी यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर लग रहा है मुझे, तो जो अपसाइड होगा वो केप्ड होगा। एल्यूमिनियम मार्च कॉन्ट्रैक्ट में मुझे लग रहा है कि हल्का सा रिवर्सल हो सकता है। 204 के करीब यहाँ पे बाई करनी चाहिए, 207 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे 202.50 का लगा के चल सकते हैं। सिमिलरली मुझे लग रहा है कि जिंक में मेजर जो सपोर्ट है वो 249 के करीब है, यहाँ पे भी एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। और ऊपर की तरफ प्राइसेस जो है मार्च कॉन्ट्रैक्ट में 259 के लेवल्स यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा मेजर यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव ट्रिगर नहीं है, इसलिए स्टेबिलिटी एट हायर साइड वो थोड़ा सा क्वेश्चनेबल है यहाँ पे। जी चलिए, तो ये रही स्ट्रैटेजीज आपके लिए बेस मेटल्स पर, और वंदना ने यहाँ पर आपको ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज बताई ही हैं। इसके अलावा अब बात कर लेते हैं स्पाइसेस की, और हमने स्पाइसेस के पैक में तेजी देखी है लगातार। एनसीडीएक्स पर मसालों में हल्दी में 7100 के ऊपर कारोबार हो रहा है, जीरा भी 35100 के ऊपर है। क्या कारण है इस तेजी के पीछे, और फर्दर प्राइसेस का ट्रेंड क्या दिख रहा है, इस पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ अंकित अग्रवाल हैं, डायरेक्टर अमर अग्रवाल फूड इंडिया के। अंकित नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो आपकी समझ क्या कहती है, हम लगातार तेजी देख रहे हैं स्पाइसेस में, और जनवरी का प्राइस मूवमेंट देखें या अभी का, तेजी रही है। क्या कारण है इस तेजी के पीछे, और आगे के लिए क्या आउटलुक दिख रहा है? गुड मॉर्निंग मनीषा जी। जैसा कि आपने कहा, काफी तेजी का माहौल बना हुआ है। इसके पीछे कुछ फंडामेंटल फैक्टर्स भी हैं। वील टेक अप द स्पाइसेस वन बाय वन। अगर हम हल्दी की बात करें तो मार्केट्स अच्छे क्रॉप, अच्छे अराइवल को प्राइसिंग करते हुए काफी ओवरसोल्ड हो गया था, और अब जब रमजान की डिमांड आ रही है, एक्सपोर्ट की अच्छी डिमांड आ रही है, तो वी हैव सीन सम बाइंग कमिंग एट द लोअर लेवल्स। और इस वजह से हमने देखा है कि द प्राइसेस दैट वर अराउंड 67-67.50 रुपीज, दे हैव मूव्ड अप टू 71-72 लेवल्स। ये हमें लगता है कि रमजान तक दिस डिमांड विल कंटिन्यू, एंड वी विल सी द प्राइसेस स्टेबलाइजिंग अराउंड 71-72। बट आफ्टर रमजान वी आर नॉट वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट दीज प्राइसेस सस्टेनिंग एट दीज लेवल्स, क्योंकि जो हल्दी के चारों मेन सेंटर है, महाराष्ट्र में सांगली हो गया, नांदेड़ बसमत हो गया, निजाम हो गया, इरोड हो गया, हर जगह अप्रैल मई में अराइवल्स काफी ज्यादा रहने की उम्मीद है। और डोमेस्टिक डिमांड और एक्सपोर्ट डिमांड को देखते हुए लग रहा है कि द प्राइसेस will again come down a little bit. We see a bottom forming around May end and June first week, after which factors like El Nino, weather distribution pattern, this should guide the prices further in the second half of the year. Okay, अंकित, ये तो बात हुई यहाँ पर हल्दी की, लेकिन एक तरफा तेजी हमने यहाँ पर जीरे में आते हुए देखी है, जहाँ पे बाजार को लग रहा है कि हम नए ऑल टाइम हाइज यहाँ पर बना सकते हैं। 35,000 के लेवल्स यहाँ पर वापस आ चुके हैं। यहाँ पर आपको क्या लगता है, ये फंडामेंटल्स है, स्पेकुलेशन है, चार्ट मूव्स है, क्या है? एक्चुअल में इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द थिंग्स मनीषा जी। फंडामेंटली भी जीरा में तेजी है, बिकॉज हम जो डिस्कस कर रहे थे, एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक मिला के वी रिक्वायर अराउंड 85 to 90 लाख बैग्स ऑफ 55 kgs एवरी ईयर। तो बिकॉज ऑफ सम अनसीजनल रेन्स इन गुजरात, द वेदर कंडीशंस हैव नॉट बीन दैट फेवरेबल, और ऑलरेडी हम जो हैंड टू माउथ चल रहे थे, अभी मार्केट को ऐसा लगने लगा है कि देयर माइट बी अ सिनेरियो वेयर there might be some shortfall also. So Jeera is something that we should watch out for. We see prices rising by another 7 to 8 rupees from these levels before stabilizing. और वहाँ हो सकता है कि थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, अराइवल का प्रेशर आ जाए, बट ओवरऑल इस ईयर जीरा में मंदी में रहने का मन नहीं है, और बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी ही फेवरेबल रहेगी ऐसा लग रहा है। राइट, वंदना, आपको क्या लगता है, जैसे अंकित कह रहे हैं 7 से 8 रुपए की तेजी, यानी कि 40,000 रुपए के लेवल्स भी यहाँ पर टूटते हुए नजर आएंगे? मनीषा, रीजन भी है यहाँ पे, इतने हायर साइड के बावजूद यहाँ पे एक्सपोर्ट जो है वो बेटर हुआ है इस बार। तो मेरे ख्याल से जो कि 2022 में हम लोगों ने थोड़ा सा डिक्लाइन आते हुए देखा था, तो ये भी एक रीजन है कि जीरे प्राइसेस में जो है अपसाइड का मूव जो है कंटिन्यू रह सकता है। वेदर एक बहुत बड़ा कंसर्न है, तो मेरे ख्याल से 35,000 पे भी अगर हम बाई करते हैं, मुझे लग रहा है कि जो अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट है 35,400 500 तक के जो लेवल्स हैं वो इजिली यहाँ पे आ सकते हैं। स्टॉप लॉस एक लगाना होगा 34,800 का, लेकिन थोड़ा सा हम शॉर्ट टर्म जाते हैं तो मुझे लग रहा है कि
क्योंकि यहाँ पे रेनी सीजन भी यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, भले ये शॉर्ट पीरियड के लिए हो, तो एक डिमांड यहाँ पे बढ़ेगी और आने वाले टाइम में 35,200 से 35,400 तक के जो 36,200 तक के जो लेवल्स हैं वो यहाँ पे देखे जा सकते हैं इस जीरा में, और वहां पे जाके एक पॉज जो है वो आ सकता है। ओके तो ये रहा है जीरे पर, जहां पर 35,215 के मौजूदा लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। ऑल दो स्पाइसेस के पूरे ही पैक में हमने तेजी देखी है। कोरिएंडर भी अपने हाई से 15-16% नीचे ट्रेड कर रहा है। वरना अगर ग्वार पैक की बात करें तो यहाँ आपका सजेशन क्या है? आज तो थोड़ी नरमी है लेकिन इंटरेस्ट यहाँ पर काफी रहा है ट्रेडर्स का बाय साइड पर। क्या व्यू इन लेवल से, स्पेशली ग्वारगम पर? दीपाली, यहाँ पे टेक्निकल चार्ट्स भी स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं और मिलर्स यहाँ पे थोड़े से एक्टिव हुए हैं। इसका एक फायदा दिख रहा है यहाँ पे ग्वार काउंटर में आते हुए। अभी भी मैं बाय साइड में रहना चाहूंगी ग्वार सीड में। 5720 के करीब हम बाय कर सकते हैं। 5800 का टारगेट एक रख सकते हैं यहाँ पे। स्टॉप लॉस 56-55 का लगा सकते हैं, 85 का मेरे ख्याल से। लेकिन यहाँ पे अगर थोड़ा सा शॉर्ट टर्म जाते हैं तो मुझे लग रहा है रैली थोड़ी सी कंटिन्यू यहाँ पे रह सकती है और एक बार ये आंकड़ा स्टेबल नहीं होगा लेकिन 6000 तक अप्रोच कर सकती है कमोडिटी। ग्वारगम में भी मुझे लग रहा है कि 600-700 पॉइंट तक का जो अपसाइड है वो हम देख सकते हैं। ओके चलिए, तो ये राय रही ग्वार पैक पर। स्पाइसेस पर भी आपको स्ट्रैटेजीज मिली हैं। शुक्रिया अंकित आपका भी, रामास्वामी जी, वंदना आप दोनों का भी स्ट्रैटेजी शेयर करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक का भी वक्त हो गया है। मुझे मनीषा जी को दीजिए इजाजत। ब्रेक के उस पार आप देख सकते हैं वायदा मार्केट का पूरा एक्शन फ्यूचर एक्सप्रेस में। नमस्कार।